हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 13 डिस्कस कर लिया था, ठीक है, और वह हमारा कंप्लीट हो गया था 2 पार्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 में हम जानेंगे कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब कि जो किस इनिशिएशन पर, मतलब कि जो प्रोसीडिंग है वो कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है, कैसे रिक्विजिट होगी, किस कंडीशन पर। तो इसमें हम जानेंगे सेक्शन 190 से लेकर के सेक्शन 195A तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। स्टार्ट करने से पहले आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट अपने पास ले लीजिए, ठीक है, जिसमें हम जो सेक्शन की जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है, ठीक है, उसको हम साथ के साथ रीड करेंगे, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको उसके कॉन्सेप्ट, जो बेयर एक्ट लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है वह भी आपको क्लियर होगा। तो आप, आशा है कि आप अपने पास बेयर एक्ट लेकर बैठ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 190। सेक्शन 190 क्या बात करता है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। कॉग्निजेंस लिया जाता है बाय द मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस होने पर, जब भी कोई भी ऑफेंस कमिट होता है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 56, उसका जो क्लोज थर्ड था, जिसमें बताया गया था कि मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हो जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। सेक्शन 156 क्लोज 3, ठीक है। तो उसमें हमने सेक्शन 190 की भी बात की थी कि सेक्शन 190 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड हो जाता है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है उस कंप्लेंट पर जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, या फिर कोई पुलिस रिपोर्ट पर, या फिर अदर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर सो मोटो वो एक्शन ले सकता है। जो सेक्शन 190 का क्लोज फर्स्ट है वो बताता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब कि जो इस चैप्टर में बताया गया कि प्रोविजंस है, जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो स्पेशली एम्पावर्ड होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द किसके बिहाफ पर, जो सबसेक्शन 2 में बताया गया है। सबसेक्शन 2 हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे जब हमारा फर्स्ट क्लोज कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट क्लोज में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें वो कॉन्सेंस ले सकता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है, अगर उसको एम्पावर्ड किया गया है बाय द सीजीएम, ठीक है, क्लोज 2 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। तो इसमें जो ए और बी पॉइंट है क्लोज फर्स्ट में, इसमें बताया गया है कि ए, बी और सी, जो सी पॉइंट है, सी 3 पॉइंट है इसमें। तो ए पॉइंट में बताया गया अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विद कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। मतलब कि अगर उसको कोई भी कंप्लेंट मिलती है ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, जो ऑफेंस हुआ है फैक्ट के बेस पर, ठीक है, उसको पता लगता है मजिस्ट्रेट को, वो एम्पावर्ड हो जाता है कि वो क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है उस ऑफेंस पर, ठीक है, जो भी उसको रिसीव होती है कोई भी कंप्लेंट किसी भी पर्सन के द्वारा। बी पॉइंट बताता है कि अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट, मतलब कि जो पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट के बेस पर वो देखते हैं कि जो ऑफेंस है, ठीक है, ऑफेंस में क्या होना चाहिए, तो उस पर वो कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, ठीक है, उस पर कॉग्निजेंस ले लेगा। और जो सी पॉइंट है, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अगर जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसको कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और अपॉन हिज ऑन नॉलेज, तो जो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो पुलिस ऑफिसर किसको करेगा इन्फॉर्मेशन डायरेक्शन, मतलब कि जो फॉरवर्ड किसको करेगा, मजिस्ट्रेट को। तो मजिस्ट्रेट उसको उसके ऊपर क्या करेगा, ऑन नॉलेज से पता चलता है मजिस्ट्रेट की दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है, तो उस पर वो कॉग्निजेंस ले सकता है उस ऑफेंस पर, ठीक है। तो इन 3 पॉइंटों में हमने जाना है अच्छे से कि जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जो सेकंड क्लास है वो एम्पावर्ड हो जाते हैं अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं इन 3 बेस पर। अगर कोई भी पर्सन कंप्लेंट करता है डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है, तब वो ले सकता है, या फिर पुलिस रिपोर्ट पर, जब कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर के पास जाता है तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उसकी पुलिस रिपोर्ट बनाएगा, पुलिस रिपोर्ट बनाने के बाद वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा, तब उसके बाद मजिस्ट्रेट उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेता है। और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट में सिंपली ये बात की कि वो सुबह मोटा एक्शन ले सकता है, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो वो ऑफेंस है वो क्या हुआ, कमिट हुआ है, ठीक है, तो उसमें वो क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकते हैं इन 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग। और जो उसका सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज में हमने क्या बताया था, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। तो इसमें जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, ठीक है, इसमें फर्स्ट क्लास इंक्लूड नहीं किया गया है, फर्स्ट क्लास इसमें ऑलरेडी उसके पास एम्पावर्ड किया गया है कि वो क्या ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है ऑन एनी ऑफेंस, ठीक है। तो इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन 1, जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में अभी पढ़ा था, ठीक है।
ऑफ सच ऑफेंसेस आर विद इन हिज कॉम्पिटेंस टू इंक्वायरी इनटू ट्रायल। जो उसकी कॉम्पिटेंट है, मतलब कि अगर वो कॉम्पिटेंट तो इंक्वायरी और उसको ट्रायल चला सकता है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, अगर उसको एम्पावर्ड किया गया है बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 190 सिंपली ये बात करता है, तो हमने इसको अच्छे से जान लिया है, ठीक है, सेक्शन 190 को। तो अब हम जानेंगे सेक्शन 191। सेक्शन 191 बात करता है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब कि जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड अगर एप्लीकेशन देता है कि ट्रांसफर किया जाए, उसका जो ट्रायल चल रहा है किसी मजिस्ट्रेट के अंडर, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाए किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के अंडर, ठीक है, ताकि वो ट्रायल चल सके वहां पर। ऐसा क्यों है, इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि व्हेन अ मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190। जैसे कि हमने सेक्शन 190 में जो फर्स्ट क्लोज था और उसको जो सब क्लोज सी था, सब क्लोज सी में हमने उसमें बताया था कि मजिस्ट्रेट ऑन नॉलेज, अगर उसको ये लगता है कि जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है, तो वो खुद सुओ मोटो एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो उसको अगर जो ग्राउंड्स बनते हैं, ठीक है, तो वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है, ठीक है, खुद ब खुद अपने ऑन नॉलेज पर, ठीक है। द अक्यूज्ड शैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, मतलब कि जो अक्यूज्ड है वो एविडेंस पेश करने से पहले, ठीक है, एविडेंस लाने से पहले वो क्या करेगा, बी इन्फॉर्म्ड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी अदर मजिस्ट्रेट। तो वो इन्फॉर्म करेगा किसी अदर मजिस्ट्रेट को कि वो एंटाइटल है टू हैव द केस इंक्वायर्ड और इनटू और ट्राइड बाय एनी अदर मजिस्ट्रेट, कि वो बाय एप्लीकेशन देगा, ठीक है, जिसके अगर वो चाहता है कि दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जाए, तो वो किसको करेगा। इसमें आगे बताया गया है कि एंड इफ द अक्यूज्ड और एनी ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, या फिर इफ देन बी मोर देन वन, मतलब कि इसमें अक्यूज्ड के बारे में बात की, अगर एक से ज्यादा अक्यूज्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, तो उसकी जो फर्दर प्रोसीडिंग चलवानी है, ठीक है, तो उसके बेस पर जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है, तो उसकी फर्दर प्रोसीडिंग के लिए द केस शैल बी ट्रांसफर्ड टू सच अदर मजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड करेगा कि वो केस उस मजिस्ट्रेट के पास चलाया जाए, ठीक है, जो भी स्पेसिफाई करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सिंपली ये बात की गई सेक्शन 191 में। मान लीजिए अगर एक अक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, ये एक अक्यूज्ड पर्सन है और इसका ट्रायल चलता है अंडर सेक्शन 190 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट ऑन सुओ मोटो एक्शन लेता है, ठीक है, ऑन नॉलेज पर, ठीक है। तो इसमें जो एविडेंस लाने होते हैं अक्यूज्ड को, ठीक है, तो वो एविडेंस लाने से पहले वो इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, एंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड टू ट्रायल बाय अनदर मजिस्ट्रेट। किसको इन्फॉर्म करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। वो एक एप्लीकेशन देगा ताकि उसका कहां पर चले, दूसरी कोर्ट में क्या चले, उसका ट्रायल चले बाय अनदर मजिस्ट्रेट, ठीक है, जो एम्पावर्ड हो, ताकि उसकी फर्दर प्रोसीडिंग की जाए बिफोर द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस, और फिर वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस ले। द केस शैल बी ट्रांसफर टू सच अदर मदर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जैसे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसको स्पेसिफाई किया है उसी के बेस पर। सेक्शन 191 सिंपली ये बात करता है। और जो सेक्शन 192 है, सेक्शन 192 बात करता है मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट, मतलब कि इसमें जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसके पास जो केस चल रहा है वो मेक ओवर कर देगा, किसको करेगा, अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को क्या कर देगा, मेक ओवर कर देगा। मेक ओवर का मतलब यही है कि जो अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को क्या करता है, केस को ट्रांसफर कर देता है फॉर द ट्रायल एंड इंक्वायरी। फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात करता है एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, आफ्टर टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, कॉग्निजेंस लेने के बाद ऑफेंस पर, तो फिर वो मेक ओवर कर देगा, मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल, किसके लिए, फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल टू एनी कंपिटेंट मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम, जो सबॉर्डिनेट होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो किस लिए करेगा, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, वो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को। जो इसमें सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज बात करता है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इसमें सिंपली ये बात की गई, जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको एम्पावर्ड किया जा सकता है इन दी बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब कि किसके बिहाफ पर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिहाफ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। क्या, किस लिए एम्पावर्ड करेगा, तो इसमें आगे बताया है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, मतलब कि कॉग्निजेंस लेने के बाद ऑफेंस का कौन लेगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू सच अदर कंपिटेंट मजिस्ट्रेट एज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई दैट देयरअपॉन सच मजिस्ट्रेट में होल्ड द इंक्वायरी और ट्रायल। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या कर देता है, एम्पावर्ड, कि किस लिए किया था,
ताकि वो मेक ओवर कर सके अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को जो कॉम्पिटेंट है उस केस को का ट्रायल और इंक्वायरी करने के लिए। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड हो जाता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी मेक ओवर कर सकता है केस को, ठीक है, फॉर द इंक्वायरी एंड ट्रायल। सेक्शन 193 क्या बात करता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब कि जो कॉग्निजेंस लिया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोसीजर बताया गया है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो इसमें एक्सेप्ट की बात गई, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली बाय दिस, मतलब कि जो भी इस कोड में प्रेस्क्राइब किया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन में वह केस चलेगा, ठीक है, या फिर अनदर लॉ के द्वारा टाइमिंग इन फोर्स, जो कि इन्फोर्स किया गया है कि वो जो कोर्ट ऑफ सेशन में ही वह केस चलेगा, ठीक है। नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो इसमें कोर्ट ऑफ सेशन की बात की गई कि वो जो शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है उस ऑफेंस का एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिशन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड इट बाय मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड, ठीक है। तो सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने, किसी एक्यूज ने मर्डर कमिट कर दिया है, ठीक है, तो उसका जो केस है वो सब फर्स्टली कहाँ पर जाएगा, उसके एरिया के मजिस्ट्रेट को, जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसके पास जाएगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाने के बाद वो जो उसको में ट्रायल चलेगा। अगर वो मजिस्ट्रेट ये चाहता है कि इसको कमिट किया जाए, ठीक है, अपने हायर मतलब कि सुपीरियर मजिस्ट्रेट को, जिसको किसके पास जाएगा, सेशन जज के पास, तो वो सेशन जज के पास कमिट कर सकता है उस केस को, मर्डर केस को, ठीक है। तो वो मर्डर केस को कहाँ पर करेगा, सेशन कोर्ट में। तो वो सेशन कोर्ट उसका ट्रायल चलाएगी जब, ठीक है। लेकिन अगर उसमें ये बताया गया कि जो सीधा ही अगर कोई जैसे रेप का केस है, रेप के केस में प्रेस्क्राइब किया गया है कि जो इसका केस है कहाँ पर चलेगा, सेशन कोर्ट में, तो वो सेशन कोर्ट में डायरेक्टली जाएगा, ठीक है। तो वो मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा डायरेक्टली। तो इसमें जो भी बाय लॉ प्रेस्क्राइब किया गया है अंडर दिस कोड, जैसे भी कहा गया है कि वो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा, तो डायरेक्टली जाएगा। अगर वो मेंशन नहीं है वहां पर उस लॉ के अकॉर्डिंग, तो फिर वो कहां पर जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो सीधा कोर्ट ऑफ सेशन के पास नहीं जाएगा। इसमें सिंपली ये बात की गई है। तो जो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, मजिस्ट्रेट फिर कमिट करता है कोर्ट ऑफ सेशन में, ताकि उसका ट्रायल और इंक्वायरी कहां पर चले, कोर्ट ऑफ सेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अंडर चले। जो सेक्शन 194 है, 194 इसमें बात करता है एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज के बारे में, टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। तो इसमें मेड ओवर किया जाता है उस केस को फॉर द ट्रायल, ठीक है, उस केस का ट्रायल करने के लिए, टू देम। तो इसमें क्या प्रोसीजर है, एंड एज एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज शैल ट्राई सच केस एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेक ओवर टू हिम फॉर ट्रायल और एज द हाई कोर्ट में बाय स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट हिम टू ट्राई। तो इसमें ये बात की गई है कि अगर कोई भी केस आता है मान लीजिए, तो डायरेक्टली कहां पर आता है, सेशन जज के पास आता है। तो सेशन जज अगर चाहे तो वो अपने असिस्टेंट सेशन जज और जो एडिशनल सेशन जज है उसके पास वो क्या कर सकता है, मेड ओवर कर सकता है, उसके पास ट्रांसफर कर सकता है उस केस का ट्रायल और इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। कहां पर करेगा सेशन जज, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज के पास कर देगा, ठीक है। और अगर ये मेंशन है बाय लॉ, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट ने ये प्रेस्क्राइब किया गया है कि जो ट्रायल है उस केस का वो सीधा ही कहां पर चलेगा, एडिशनल सेशन जज के पास या फिर असिस्टेंट सेशन जज के पास, तो वो डायरेक्टली चल सकता है। अगर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है तो डायरेक्ट हिम टू ट्राई, ठीक है, जैसी भी डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट ने। तो सेक्शन 194 सिंपली ये बात करता है। और जो सेक्शन 195 है, सेक्शन 195 बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, फोर्स ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस। तो इसमें क्या बात की गई है, लॉफुल अथॉरिटी और पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो इसमें जो कंटेम्प्ट होता है, ठीक है, इसमें प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट के बारे में बात की गई है, फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, जो ऑफेंस होता है अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, एंड फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट गिवन इन एविडेंस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बात की गई इसमें, जो इसमें फर्स्ट क्लोज है, इसमें बात की गई कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, ठीक है। जो इसमें ए और जो बी पॉइंट है, इसमें जो सब क्लोज बताए गए हैं, इसमें जो ए क्लोज है, ये सब क्लोज है, इसमें फर्स्ट सब क्लोज बताया गया है कि इसमें ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 172 टू 188 ऑफ द आईपीसी। तो इसमें ये ऑफेंस बताया गया कि अगर सेक्शन 172 से लेकर के सेक्शन 188 तक अगर आईपीसी में जो ये ऑफेंस बताया गया, अगर ये पनिशेबल है ऑफेंसेस, तो
जो कोर्ट है वो कॉन्सेंस नहीं लेगी, और ऑफ एनी अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, या फिर कोई अबेटमेंट हुई है इन्हीं सेक्शन से रिलेटेड, जो अभी मैंने सेक्शन 172 से लेकर के सेक्शन 188 के बीच में जो बताए हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड होता है, जो लॉफुल होता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर जो सेक्शन 172 है, सेक्शन 2 सेक्शन 188 में बताया गया है कि अगर कोई सम्मन भेजा जाता है, अगर वो अपियर नहीं होता कोर्ट में, ठीक है, अगर पुलिस वाले ने उसको बुलाया अपियर होने के लिए, अगर वो फिर भी नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें नॉन टेंडर से रिलेटेड बात की गई है। तो इसमें अगर वो अपियर नहीं होता है तो फिर क्या क्या होगा, तो इसमें आप आईपीसी के सेक्शंस में जाकर आप देख सकते हैं, सेक्शन 172 से लेकर के सेक्शन 188 में आप पढ़ सकते हैं कि ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, या फिर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या टू कमिट सच ऑफेंस, जो ये ऑफेंस अभी मैंने बताया सेक्शन 172 से लेकर के सेक्शन 188 के बीच में जो सेक्शन होते हैं, तो इनके बेस पर कोर्ट कॉन्सेंस नहीं लेगा। लेकिन वो कब ले सकता है, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न ऑफ द सम अदर पब्लिक सर्वेंट टू वोम एडमिनिस्ट्रेटिवली सबऑर्डिनेट। तो इसमें ये बात की गई है कि जो कॉन्सेंस है वो कब लिया जाएगा, वो लिया जाएगा जब जो कंप्लेंट दी जाएगी इन राइटिंग बाय द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न ऑन सम ऑफ अदर पब्लिक सर्वेंट टू वोम ही इज एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट, या फिर उसके द्वारा जो सबऑर्डिनेट है पब्लिक सर्वेंट का, ठीक है, वो करता है कंप्लेंट इन राइटिंग, कहां पर, कोर्ट में, ताकि वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, ठीक है, और वो अपियर हो फिर, ठीक है। तो इसमें कंटेम्प्ट की बात की है, कंटेम्प्ट होता है उस पर्सन के द्वारा जो सेक्शन 172 से लेकर के सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग बीच में होता है। तो इसमें जो मजिस्ट्रेट है वो फिर कॉग्निजेंस लेगा इस ऑफेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो इसके जो क्लोज ए था, ठीक है, इसमें सिंपली ये बात की गई है, जो भी इसमें अभी मैंने आईपीसी के जितने भी ये भी है सेक्शंस बताए हैं। बी क्लोज है, ठीक है, इसके बी क्लोज में 3 सब क्लोजेस बताए गए हैं। ऑफ इसमें जो फर्स्ट है, ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द आईपीसी, जो आईपीसी के सेक्शन इसमें बताए गए सेक्शन 193 टू सेक्शन 196, 199, 200, 205, 211 एंड 228 when such offense is alleged to have been committed in or in relation to any proceeding in any court। जो भी मैंने आईपीसी के सेक्शंस बताया, अगर इसके अंदर कोई भी पनिशेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, और जिसमें सेकंड आगे बताया ऑफ एनी ऑफेंस डिस्क्राइबिंग सेक्शन 463 पनिशेबल अंडर सेक्शन 471, सेक्शन 475 और सेक्शन 476 or of the said code when such offense is alleged to have been committed in respect of the document produced or given evidence in a proceeding in any court। मतलब कि इसमें ये जो सेक्शन अभी मैंने बताया है ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अगर वो प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, या फिर कोई एविडेंस उसको देना था पर्सन को जो कोर्ट में नहीं देता है, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसकी जो उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा, ठीक है, अगर वो जो नहीं करता है पेश, ठीक है, कहां पर, कोर्ट के अंदर, और of any criminal conspiracy to commit or attempt to commit or abatement of any offense specified in sub clause 1 और subsection 2 सब क्लोज 2, जैसे कि हमने क्लोज फर्स्ट जो भी पढ़ा है हमने और जो सेकंड पढ़ा है, जो भी हमने ऑफेंस पढ़े हैं अंडर आईपीसी जो कमिट होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट होती है, अटेम्प्ट टू कमिट होता है, अटेम्प्ट करता है कमिट करने के लिए, या फिर अबेटमेंट होता है, तो इससे रिलेटेड भी उसके बेस पर उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होगी, कॉन्सेंस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस कब लिया जाएगा, इसमें एक्सेप्ट की बात की है, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ दैट कोर्ट, मतलब कि जब कोर्ट कंप्लेंट करेगी इन राइटिंग और बाय सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, या फिर किसी ऑफिसर के द्वारा जो कोर्ट का ऑफिसर है, ठीक है, एज दैट कोर्ट में ऑथराइज इन राइटिंग इन दिस बिहाफ, या फिर उसके बिहाफ पर कोई भी ऑथराइज किया गया है तो वो इन राइटिंग कंप्लेंट कर सकता है, और ऑफ सम अदर कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, या फिर कोई अदर कोर्ट जो उस कोर्ट की सबऑर्डिनेट है, ठीक है, वो कर सकती है कंप्लेंट इन राइटिंग, ताकि उसके ऊपर कॉन्सेंस लिया जाए, जो भी हमने क्लोज बी में पढ़े हैं, ठीक है, जो भी आईपीसी के सेक्शन जो पनिशेबल ऑफेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी करता है तो इन राइटिंग किया जाएगा बाय द कोर्ट ऑफिसर, या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर है जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो कर सकता है, या फिर जो कोर्ट का जो ऑफिसर है वो कर सकता है, तो वो ऑथराइज्ड है कंप्लेंट करने के लिए, तो वो कंप्लेंट करेगा, फिर उसके ऊपर क्या लिया जाएगा, कॉन्सेंस लिया जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है सिंपली यही बात करता है, ठीक है, कॉन्सेंस के बारे में, कब कॉन्सेंस नहीं लिया जाएगा, कब लिया जाएगा। तो इसमें पब्लिक सर्वेंट के बेस पर लिया जाएगा अगर वो कंप्लेंट करता है इन राइटिंग, जो ए क्लोज में हमने पढ़ा है, और जो बी क्लोज है उसमें कोर्ट करेगी, ठीक है, जो कोर्ट का ऑफिसर होगा वो करेगा। तो इसमें जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज क्या बात करता है, वेयर अ कंप्लेंट हैज बीन
मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1। ठीक है, जो भी हमने सबसेक्शन 1 में ए क्लोज पढ़ा है, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट करता है, any authority to which he is administratively subordinate may order the withdrawal of the complaint and send a copy of such order to the court, and upon its received by the court no further proceedings shall be taken on the complaint। तो इसमें ये बात की गई है, अगर जो पुलिस ऑफिसर था, ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट था, वो कंप्लेंट कर रहा है इन राइटिंग, जो अंडर क्लोज फर्स्ट ए के जो सब क्लोज था ए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो कर रहा है इन राइटिंग, लेकिन जो उसका जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सबॉर्डिनेट है, ठीक है, जिसका भी वो सबॉर्डिनेट है पुलिस पब्लिक सर्वेंट, तो जो उसका सुपीरियर ऑफिसर है, ठीक है, अगर वो बोलता है कि विड्रॉल किया जाए उस कंप्लेंट को, और जो उसकी विड्रॉल कॉपी है वो सेंड की जाए टू द कोर्ट, ठीक है, ऑफ सच ऑर्डर टू द कोर्ट एंड अपॉन इट्स रिसीव्ड बाय द कोर्ट नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन ऑन द कंप्लेंट। तो उसके बाद कोई भी प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेगी, ठीक है, अगर वो विड्रॉल कर ली जाती है कंप्लेंट, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो बताया गया कि कब विड्रॉल नहीं किया जाएगा उस कंप्लेंट को, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो सच विड्रॉल शैल बी ऑर्डर्ड इफ द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज बीन कंक्लूडेड। तो इसमें ये बात की गई कि उसका विड्रॉल नहीं होगा अगर सुपीरियर ऑफिसर ने भी कहा, ऑर्डर दिया है कि उसको विड्रॉल कर ले वह पर्सन जिसने ऑर्डर इन राइटिंग किया था, जिस पब्लिक सर्वेंट ने कंप्लेंट की थी इन राइटिंग, लेकिन वो विड्रॉल नहीं हो सकता कब, जब ट्रायल क्या हो जाए, कंक्लूड हो जाए, ठीक है, ट्रायल खत्म होने पे आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद उसका विड्रॉल नहीं होगा उस कंप्लेंट का, ठीक है। प्रोवाइजर सिंपली ये बात की है। जो इसका थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज बात करता है इन क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1। जो हमने सबसेक्शन 1 का बी पढ़ा था क्लोज, उसमें कोर्ट की बात की गई थी। इसमें कोर्ट का मतलब है मीन्स अ सिविल और रिवेन्यू और क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, एंड इंक्लूड्स अ ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड बाय अंडर अ सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट इफ डिक्लेयर्ड बाय दैट एक्ट टू बी कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो इसमें बी क्लोज था जो सबसेक्शन 1 में, तो इसमें कोर्ट का मतलब बताया गया कि कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, सिविल कोर्ट होगी, रिवेन्यू कोर्ट होगी, क्रिमिनल कोर्ट होगी, और इंक्लूड्स है ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं बाय द अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट, ठीक है, इफ डिक्लेयर्ड बाय दैट एक्ट टू बी कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो इसमें थर्ड क्लोज में सिंपली ये बात की गई है। और जो इसमें फोर्थ क्लोज है, फॉर द पर्पसेज ऑफ द सब क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 का बी क्लोज था, ए कोर्ट शैल डीम टू बी सबॉर्डिनेट, ठीक है, जो कोर्ट है उसको कब समझा जाएगा कि वो सबॉर्डिनेट है टू द कोर्ट टू विच अपील सबॉर्डिनेट टू लाई फ्रॉम द अपीलेबल डिक्रीज और सेंटेंस ऑफ फॉर्मर कोर्ट। तो इसमें बात की कि जो कोर्ट है वो कब समझा जाएगा, किस मतलब कि उसको कैसे समझा जाएगा कि किस कोर्ट के अंडर है वो। तो इसमें बताया गया कि जो भी अपील, ठीक है, अपनी जिस भी सुपीरियर कोर्ट में जाती है तो वो उसका सबॉर्डिनेट कोर्ट माना जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइफ फ्रॉम द अपीलेबल डिग्री और सेंटेंस ऑफ सच फॉर्मर कोर्ट, जैसे भी बताया। और इन द केसेस ऑफ ए सिविल कोर्ट, और अगर किसी केस में जो सिविल कोर्ट है तो फ्रॉम वॉज डिग्री और नो अपील ऑर्डिनरी लाइज टू द प्रिंसिपल कोर्ट हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन विद इन वॉज लोकल जुडिक्शन सच सिविल कोर्ट इज सिचुएट, ठीक है, जिस सिविल जुडिक्शन में वो जो सिविल कोर्ट है वो सिचुएट है लोकल जुडिक्शन में, तो उसकी जो सुपीरियर कोर्ट होगी, ठीक है, उसी के अंदर वो जो अपील लाई करती है वो उसकी क्या होगी, सुपीरियर कोर्ट होगी, ठीक है, तो वो उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट मानी जाएगी सिविल कोर्ट की, ठीक है। तो इसमें आगे बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अपील लाई फ्रॉम मोर देन वन कोर्ट, अगर जो अपील लाई करती है वो एक से ज्यादा कोर्ट में करती है, ठीक है, तो फिर उसको कैसे पता करेंगे, द अपीलेट कोर्ट ऑफ इंफीरियर जुडिक्शन शैल बी द कोर्ट टू विच सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी सबॉर्डिनेट। तो इसमें जो कोर्ट है, इसमें दो कोर्ट मान लीजिए, अगर ये एक कोर्ट है, ठीक है, और इसके अंडर इसकी जो अपील है वो इन दो कोर्ट में जाएगी, ठीक है, इन दो कोर्ट में जाएगी, तो इसका जो सुपीरियर जो ये किसके सबॉर्डिनेट होगी, तो ये सबॉर्डिनेट होगी अगर इन दोनों में से कोई भी इंफीरियर कोर्ट होगी, ठीक है, या फिर ये इसकी इंफीरियर होगी या फिर इसकी इंफीरियर होगी, तो जो इंफीरियर होगी वो इसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट होगी, मतलब कि ये सबॉर्डिनेट कोर्ट होगी उसकी, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये बात की गई है ए क्लोज में, इसका प्रोवाइजो में बताया गया ए। जो इसका बी प्रोवाइजो बताता है वेयर अपील टू ए लाई सिविल एंड ऑल्सो है रिवेन्यू कोर्ट, और जो अपील लाई करती है वो सिविल एंड रिवेन्यू कोर्ट में कैसे लाई करेगी जो अपील है,
Such court shall be deemed to be subordinate to the civil or revenue court according to the nature of the case or proceeding in connection with which the offense is alleged to have been committed। तो इसमें सिंपली ये बात की कि जो सिविल है केस, ठीक है, वो सिविल नेचर का होगा, और जो रिवेन्यू कोर्ट है उसका रिवेन्यू के नेचर का वो वह केस होगा, ठीक है। तो इसमें जो कोर्ट है वो उसके नेचर के बेस पे करेगी, जो केस का नेचर है, ठीक है, और जिसकी जुडिशन बनती है वो उसमें उसकी अपील लाई होगी, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये बात की गई है, जैसे भी उसमें ऑफेंस कमिट होता है तो उसके नेचर को देखा जाता है कि ये रिवेन्यू कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो उसकी जिसके अंडर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है कि उसको देखा जाएगा कि किसके पास ये अपील लाई करती है। तो इसमें ये हमारा सेक्शन 195 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेक्शन 195A, ठीक है, प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग एटसेट्रा। तो इसमें प्रोसीजर बताया गया कि जो विटनेस को थ्रेट किया जाता है तो उसके बेस पर क्या किया जाएगा। ए विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट। इसमें एक विटनेस और एनी अदर पर्सन की बात की गई है, ठीक है। कोई भी पर्सन जो विटनेस बनता है तो वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195A ऑफ द आईपीसी। जैसा कि सेक्शन 195A आईपीसी में बताया गया है, अगर कोई विटनेस को थ्रेट करता है, ठीक है, उसको जान से मारने की धमकी देता है, उसको धमकी देता है कि आप इस तरह से स्टेटमेंट दे, उसको फोर्स करता है किसी, तो उसके बेस पर उसके वह जो विटनेस है वो कंप्लेंट कर सकते हैं इसके रिलेशन में, जो भी ऑफेंस होता है उसके अगेंस्ट, ठीक है, अंडर सेक्शन 195A ऑफ द आईपीसी। तो ये हमारे सेक्शन 195A तक हमारे यही था। तो अब हम अपनी फर्दर सेक्शंस के रिगार्डिंग हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। ओके, बाय।